दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक फ्रेंच राइटर एल्बर्ट कैमू की लिखी एक नोवेल जिसका नाम है द स्ट्रेंजर। इसका दूसरा नाम है द आउटसाइडर। स्ट्रेंजर जो इसका नाम था वो था अमेरिका में, और जबकि ब्रिटेन की बात करें तो आउटसाइडर ब्रिटेन में इसका नाम था। ये जो नोवेल लिखी गई है एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी को बताने के लिए लिखी गई है कि आपको बहुत सिंपल तरीके से एक स्टोरी के माध्यम से समझ में आ जाएगा। पहले मैं इस नोवेल की स्टोरी डिस्कस करूंगा आपके साथ में, फिर इसके मेन आइडिया की बात करूंगा। थोड़ा पेशेंस रखना होगा और दिमाग खुला, अवेयरनेस की जरूरत है दोस्तों। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों इस कहानी का मेन कैरेक्टर है मर्सू नाम का एक आदमी। ये फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है इस नाम की। ये इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। ये एक शिपिंग क्लर्क है। एक पुराने से अपार्टमेंट पे रहता है अपनी माँ के साथ में। एक पुराना सा एल्जियर्स अपार्टमेंट। लेकिन बाद में इसने अपनी माँ को एक ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पर बूढ़े लोग रहते हैं। इंग्लिश में उस जगह को बोलते हैं हार्बरेज और हिंदी में बोलते हैं वृद्धाश्रम। और बड़ा ही रेयरली ये अपनी माँ से मिलने वहाँ पर जाता है। अब यहाँ पर अगर ऐसा आदमी होता तो ऐसे आदमी को देख लोग कहते कि ये कैसा आदमी है, इसमें कोई जज्बात है कि नहीं है। अब ये है इसी टाइप का आदमी है, थोड़ा सा इनडिफरेंट टाइप का, मतलब कि इसमें कुछ इमोशंस वगैरह नहीं है। तो ये नोवेल शुरू होती है जब इस आदमी को एक टेलीग्राम मिलता है। उसी हार्बरेज से एक टेलीग्राम मिलता है जिसमें इसको बताया गया कि तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है, डेथ हो गई है, और भाई तुमको आना पड़ेगा क्योंकि तुम उनके बेटे थे। लेकिन इस खबर को सुनकर इसको थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी अपसेट नहीं हुआ उस खबर को सुनकर। अभी जाता है उस हार्बरेज में और वहाँ का डायरेक्टर इससे मिलता है और बोलता है कि तुमने अच्छा ही किया यहाँ भेजकर, अपनी माँ को सही किया, क्योंकि वो यहाँ पर ज़्यादा खुश थी। अगर मैं कंपेयर करूँ जब वो तुम्हारे साथ रहती थी उस अपार्टमेंट में, तो उससे ज़्यादा खुश वो यहाँ पर थी। मैंने तुम्हारी मदर के लिए एक रिलीजियस फ्यूनरल अरेंज किया है, जैसे उनकी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद कोई रिलीजियस फ्यूनरल अरेंज किया जाना चाहिए। तो ये प्राइवेटली, मतलब अकेले में खड़ा होकर सोचता है कि ये क्या बकवास है। मेरी माँ तो बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं थी। वो अपनी मदर की बॉडी के पास में जाता है। वहाँ पर जो केयर टेकर खड़ा था वो बोलता है कि ये लो आखिरी बार अपनी माँ का फेस देख लो। तो ये बोलता है कि क्या ज़रूरत है, रहने दीजिए। अब ये चीज़ सबको हैरान करती है कि इसकी मदर की डेथ हो गई है और इसके चेहरे पर इमोशंस का नामो निशान नहीं है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हद तो तब हो गई, हैरानी की बात तब थी जब ये वहाँ सबके सामने सिगरेट पीने लगता है, स्मोकिंग करता है, वहाँ पर कॉफ़ी भी पीता है सबके साथ में। फिर कब्र के ऊपर बैठकर अपनी मदर के फ्रेंड्स के साथ में बैठकर वहाँ पर बात करने लगता है। तो वो लोग रोने लगते हैं इसकी मदर की डेथ पर। तो उनका रोना इसको इरिटेट करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आदमी बिल्कुल इमोशनलेस है, मैंने आपको बताया। अभी जब ये सब कुछ हो जाता है, इसकी माँ का फ्यूनरल हो जाता है ढंग से, फिर सैटरडे को ये एक बीच पर जाता है। वहाँ पर इसकी मुलाकात होती है मैरी नाम की एक लड़की से। उसके साथ में ये स्विमिंग करता है, फ्लर्ट करता है, कॉमेडी शो देखने जाता है, और फिर एंड में ये उस लड़की को अपने घर लेकर आता है, मैरी को। अब जब ये उस लड़की के साथ में था, मैरी के साथ में, तो मैरी को भी ये चीज़ सुनकर बहुत ही हैरानी हुई कि तुम्हारी मदर की डेथ अभी अभी हुई है और तुम यहाँ पर ये सब कर रहे हो। ठीक है। अब मंडे वाले दिन इसका पड़ोसी था एक रेमंड नाम का, वो इसको इनवाइट करता है डिनर के लिए। ये जाता है भाई उसके पास में डिनर करने के लिए। डिनर करते वक्त इसका पड़ोसी रेमंड इसको बताता है कि मेरी एक अरब मिस्ट्रेस थी, एक मिस्ट्रेस थी जो कि अरब थी, जिससे मुझे रिवेंज लेना है। तो वो इसको बोला कि तुम मेरे लिए एक काम करोगे, एक लेटर लिखोगे ताकि वो वापस आ जाए मेरे पास और मैं उससे बदला ले सकूं। रेमंड इसको अपना एक दोस्त मान रहा था और दोस्त के नाते इसको ये काम करने के लिए वो बोल रहा था। तो उसके इतना कहने पर ये उसके लिए एक लेटर लिख देता है। अब सैटरडे को इसको और इसकी गर्लफ्रेंड मैरी को पता चलता है कि जो इसने लेटर लिखा था उसके लिए, उसको पढ़कर उसकी अरब मिस्ट्रेस वापस आ गई है और रेमंड ने उसे बहुत मारा, इतना मारा कि पुलिस ने आकर रेमंड को पकड़ लिया है। और रेमंड ने इससे कहा कि एक हेल्प और करो, कि तुम पुलिस को बोलना कि इस लड़की ने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैंने ये सब किया। तो वो रेमंड के बोलने पर यह भी कर देता है, वो पुलिस वालों को बोल देता है।
इसके बाद रेमंड छूट जाता है। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है, मैरी इससे पूछती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, मैंने ये सोचा है। तो ये थोड़ा हैरान होकर उससे पूछता है कि मैंने तो कभी शादी के लिए सोचा नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहती हो तो कर लेते हैं, तुम्हारी खुशी के लिए, क्योंकि मेरी लाइफ में तो इस शादी से कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब संडे का दिन था, ये इसकी गर्लफ्रेंड मैरी और इनके साथ में ये रेमंड, ये तीनों जने जाते हैं एक बंगलो में घूमने के लिए, मैसन बंगलो में। तो इन लोगों का पीछा कुछ अरब लोग कर रहे थे। एक्चुअली ये अरब लोग कौन थे, एक्चुअली जिस लड़की के साथ में जिस लड़की को मारा था ना इस रेमंड ने, उसका भाई इन अरब लोगों में से था और इसका पीछा कर रहा था रेमंड का। बीच पर जब ये लोग वॉक कर रहे थे तो वो अरब लोग इनका पीछा करने लगे। रेमंड उनसे लड़ता है, लेकिन वो लोग रेमंड को पीट कर चले जाते हैं और उसको पैर पर एक जख्म भी दे जाते हैं। अब रेमंड को गुस्सा आता है, उसको रिवेंज लेना है, वो वापस बीच पर जाता है और उसके पीछे पीछे ये भी जाता है, हीरो भी जाता है उसके पीछे पीछे। ये लोग अपनी बंदूक लेकर उन अरबों के पास में पहुंचते हैं तो अरब पीछे हट जाते हैं। अब इस मर्सू के हाथ में रेमंड की बंदूक थी, गर्मी का माहौल था, ऊपर सूरज चमक रहा था। तो ये क्या करता है, उस वक्त इसके हाथ से बंदूक चल जाती है और वो अरब आदमी मर जाता है। अब क्या होता है, इसके ऊपर मर्डर का केस चलता है, तो वहाँ पर इसको इसके क्रिश्चियन होने पर इसको बचने का मौका देता है, लेकिन अनसक्सेसफुल रहा। वैसे डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है, उस वक्त ये फ्रेंच का क्रिश्चियन था तो इसको बचने का मौका था, लेकिन अनसक्सेसफुल। ये एथिस्ट टाइप का आदमी है। तो मैरी इससे जेल में मिलने के लिए आती है, लेकिन इसके बाद ये किसी से भी मिलना नहीं चाहता। ये जेल के माहौल का एक्सपीरियंस कर रहा था और उन दिनों को याद करता है जब ये अपार्टमेंट में रहा करता था। अब 1 साल गुजर गया, एक बंद कोर्ट रूम में इसका ट्रायल हुआ। वहाँ पर इसका जो बिहेवियर है, इसके बिहेवियर में जो कोल्डनेस है उसको प्रूव किया गया। मैरी को भी बुलवाया जाता है तो वो भी जाने अनजाने बोल देती है कि ये अपनी मदर की डेथ के 1 दिन बाद ही मेरे साथ में था। इसका लॉयर इसके बिगड़ते हुए केस को रेस्क्यू करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोसिक्यूटर यानी सामने वाला वकील जो था, वो इसकी मदर के फ्यूनरल और इस मर्डर को इस तरह से कनेक्ट करके प्रेजेंट करता है। वो साबित करना चाहता है कि ये आदमी सोललेस मॉन्स्टर है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके अंदर दया नहीं है, इमोशन नहीं है, और आगे जाकर ये सोसाइटी के लिए खतरा भी बन सकता है। तो इसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, मतलब डेथ सेंटेंस सुनाना चाहिए। अब ये ज़्यादातर अपने ट्रायल के टाइम पे चुप ही रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन अपनी एक इच्छा सामने रखता है कि गिलोटिन, गर्दन काटने वाली मशीन जो होती है, उससे इसकी गर्दन काटनी चाहिए। इसके बाद में जब इसका ट्रायल जब ख़त्म होता है तो इसको एंड में डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है। अब इसके बाद एक चैपलिन इसके पास में आता है जेल में मिलने के लिए, इसको लेक्चर देने के लिए आफ्टर लाइफ के बारे में, कि इस डेथ के बाद भी एक और लाइफ होगी, मतलब तुमको मिलेगी, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन तभी इसको पता नहीं क्या होता है, ये उसकी बातें सुनकर चिल्लाता है उस पर। मेरे सामने ये बकवास बातें करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेटाफिजिकल बातें मेरे सामने करने की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में सब इक्वल हैं, मुझे इन झूठी उम्मीदों से मुक्ति चाहिए। मैं खुश हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे मारा जाए तो लोग मुझे देखें क्राइज ऑफ हेट के साथ। बस इसी के साथ दोस्तों ये वर्क ख़त्म हो जाता है। इसलिए दोस्तों ये वर्क मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ और अब्सर्ड लिटरेचर का पार्ट है। यहाँ पर राइटर ने इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सपीरियंस की भी बात की है। मतलब इस नोवेल में आप देखोगे वो खुद अपने लॉयर को बोलता है कि सर मेरा नेचर कुछ ऐसा है कि अक्सर मेरी फिजिकल नीड्स मेरी फीलिंग्स के रास्ते में आ जाती है। मतलब वाकई इस पूरी नोवेल में वो फिजिकल सेंसेशंस ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है, जैसे कि पेन और प्लेजर वगैरह, लेकिन इमोशनल और साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस फील नहीं करता। नैरेटर भी हमको इस कहानी में उसकी फिजिकल डिटेल्स ज़्यादा बताता है। याद करो जब वो बंदूक लेकर उस अरब लड़के को मारता है
तो उस वक्त उसको गर्मी बहुत लग रही थी, सूरज चमक रहा था उसके सर के ऊपर, इस वजह से उसके हाथ से गोली चल जाती है। और यही चीज़ उसने कोर्ट में भी बताई थी कि मेरे हाथ से गोली चल गई। उसकी माँ के फ्यूनरल पर और उसके खुद के ट्रायल पर भी यही सीन होता है। तो कुल मिलाकर इसके लिए ये दुनिया कंप्लीटली मीनिंगलेस है और किसी भी टाइप का रिलीजियस या सेक्युलर एफर्ट्स नहीं लगाना चाहता ये इसका मीनिंग समझने के लिए। ये एक एथियस्ट है और वही रहना चाहता है। पूरी दुनिया इसके लिए absurd है जिसे कोई नहीं बदल सकता। जैसा मैंने आपको पहले बताया, एल्बर्ट कैमू एक फ्रेंच राइटर थे। तो जिस वक्त ये नोवेल लिखी गई थी, फ्रांस में उस वक्त एक बड़ी फेमस विचारधारा चल रही थी, अस्तित्ववाद, इंग्लिश में एग्जिस्टेंशियलिज्म। जिस विचारधारा का ये मानना था कि इस यूनिवर्स में हम जो मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश बेकार है, क्योंकि कोई भी मीनिंग है ही नहीं। इंसान की प्रजाति यतीम है, उसे खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इंसान को खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी सही और गलत की। मौत एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है, रियलिटी है, जो हर किसी को फेस करनी है। जैसा इस नोवेल के मेन कैरेक्टर के साथ भी होता है, वो नहीं मानता कि गॉड एग्जिस्ट करता है, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो ऐसा मानता है। हम जो इतने लंबे टाइम से जिन ट्रेडिशंस को मानते आए हैं, जिस ऊपर वाले को मानते आए हैं, अब उन्हें चैलेंज करने का समय आ गया है। इंसान अपनी ज़िंदगी में जो भी अचीव करता है उसके सक्सेस का क्रेडिट उसे ही मिलना चाहिए, और जो भी वो बुरा करता है तो उसका ब्लेम भी उसे ही मिलना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए इंसान खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, कोई भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसे अपनी लाइफ अपने क्रिएटर की तरह जीनी चाहिए। मौत एक एब्सोल्यूट रियलिटी है, और मौत को लेकर जो अवेयरनेस इंसान के दिमाग में है, वही अवेयरनेस उसे बाकी एनिमल्स से अलग बनाती है। इस कहानी में 3 मौतें होती है। पहली इसकी माँ की, जो कि एक नेचुरल डेथ थी। दूसरी उस अरब आदमी की जिसको ये मारता है, जो एक इलीगल डेथ थी। और तीसरी इसकी खुद की, जो इसको सजा होती है एक लीगल डेथ की तरह। हर एक मौत के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की अवेयरनेस बढ़ती जाती है, क्लैरिटी बढ़ती जाती है। पहली बार जब ये अपनी माँ की डेथ पर जाता है, वहाँ इसे रोना नहीं आता। तो लोग इसे ऐसे देखते हैं कि ये कितना इनसेंसिटिव आदमी है, इसे तो जान से मार देना चाहिए, कैसा इमोशनलेस आदमी है। लेकिन सच बस इतना होता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट वो जैसा फील करता है बस वैसा कर देता है। तो ये कैरेक्टर एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी का गजब नमूना है। हमारे सामने एल्बर्ट कैमू ने एक ऐसा कैरेक्टर प्रेजेंट किया है जो एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी का गजब नमूना है। इसने अपनी माँ को जब नर्सिंग होम में रहने के लिए भेज दिया, आपको याद होगा कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि इसने अपनी माँ को एक नर्सिंग होम में रहने के लिए भेज दिया था। तो वहाँ पर फ्यूनरल में काफ़ी लोग इसे नेगेटिवली जज कर रहे थे कि कैसी औलाद है, अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन सच ये था कि इसकी माँ नर्सिंग होम में रहकर ज़्यादा खुश थी बजाय कि इसके साथ रहकर वो होती। एक्चुअली ये आदमी सोसाइटी के नॉर्म्स और कस्टम्स से बेखबर है, इसलिए इसे इस कहानी में अमेरिका में तो स्ट्रेंजर बोला जाता है और ब्रिटेन में आउटसाइडर कहा गया है। एक्चुअली फ्रेंच में इस नोवेल का कुछ और ही नाम था। अमेरिका में इसको स्ट्रेंजर बोला गया और ब्रिटेन में आउटसाइडर बोला गया। आउटसाइडर और स्ट्रेंजर का मतलब ये है कि इसे सोसाइटी के नॉर्म्स और कस्टम्स के बारे में कोई खास नॉलेज नहीं है। जब उसका बॉस इससे कहता है, इस कहानी के मेन कैरेक्टर का बॉस उससे कहता है कि पेरिस में कंपनी की ब्रांच में काम करना चाहोगे, तो ये सीधा जवाब देता है कि क्या ज़रूरत है, अगर आप चाहें तो भेज सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। और जब इसकी गर्लफ्रेंड इससे पूछती है कि चलो शादी कर लेते हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो वो सेम जवाब देता है जिसमें तुमको खुशी मिले। ये चीज़ ये दिखाती है कि ये चीज़ों को लेकर इतनी परवाह नहीं करता, क्योंकि इसको लगता है कि लाइफ मीनिंगलेस है, और लाइफ को लेकर इसका ये इनडिफरेंट एटीट्यूड, ये जो इनडिफरेंट एटीट्यूड है इसका लाइफ को लेकर, असलियत में ये एक टाइम बॉम्ब है दोस्तों। क्योंकि जब इसे गर्मी लगी, गर्मी से इरिटेशन होने की वजह से इसने एक आदमी की गोली चलाकर जान ले ली, और वो भी एक बार नहीं 5 बार शूट करके। तो इसलिए इसका ये एटीट्यूड समाज के लिए एक टाइम बॉम्ब है। कल ये किसी को भी इरिटेशन के चलते मार देगा, कल कोई भी किसी को भी इरिटेशन के चलते मार देगा।
देखो, इस कहानी में एक चीज़ आप और नोट करना, अगर आप एंड तक इसको पढ़ते हो तो पूरी कहानी में 3 जो मौतें होती है, पहली इसकी माँ की, फिर उस अरब आदमी की, फिर इसकी खुद की। तो इन मौतों के होने से इसको समझ में आता है कि हम किसी भी चीज़ से बच सकते हैं, लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ है जिससे बचा नहीं जा सकता। देखो, कौन कैसे मरेगा ये पता नहीं, लेकिन मौत सबकी तय है, किसी की पहले किसी की बाद में। और इस रास्ते पर इंसान तब से चलना शुरू कर देता है, मौत के रास्ते पर, जब से वो पैदा होता है। ये एक सिंपल सी चीज़ जब वो एंड में जेल में पहुंचता है, जब उसे रियलाइज़ होती है, सिंपल सी चीज़ हमारे कैरेक्टर को अपनी मौत को एक्सेप्ट करने पर यकीन दिलवा देती है कि उसे भी अपनी माँ और उस अरब आदमी की तरह मरना है, जिस सच को कोई नहीं टाल सकता। अगर आप ध्यान दो तो इस नोवेल में फिजिकल एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस को दिखाने की कोशिश की गई है। जब हमारा मेन कैरेक्टर अपने लॉयर से कहता है एंड में, वो क्राइम करने के बाद में, कि मेरी फिजिकल नीड्स अक्सर मेरी फीलिंग्स के आड़े आ जाती है, क्योंकि जब इसकी माँ की मौत पर भी इसे कहा गया कि एक बार, आखिरी बार अपनी माँ का चेहरा देख लो, तो ये बोलता है कि रहने दो ना, क्या ज़रूरत है। ये चीज़ ये दिखाती है कि ये उतना इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहा था चीज़ों से, लेकिन वहाँ अपनी माँ की मौत पर आने वाले हर एक एक्टर को बड़ा क्लोजली नोटिस कर रहा था कि लोग कैसे कैसे फेस बना रहे हैं उसकी माँ की डेथ पर। इवन जब ये उस लड़की के साथ में था, अ, अपनी ड्रेस चेंज कर रहा था या ड्रेस पहन रहा था, जब इसने काली टाई पहनी, तो उस लड़की ने इससे पूछा कि, ब्लैक टाई को देखकर पूछा कि तुम किसी मौतम से आए हो। ये जवाब देता है कि हाँ, मेरी माँ मर गई। तो ये पूछती है कब, वो बोलता है कि कल ही। वो लड़की इसको इतना स्ट्रेंज लुक देती है कि ये एक बार को उससे कहना चाहता है कि मेरी माँ मर गई, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था जो तुम मुझे इतना स्ट्रेंज लुक दे रही हो, लेकिन इसने खुद को रोक लिया। तो ये चीज़ ये दिखाती है कि चीज़ों को लेकर इसका एटीट्यूड कितना इनडिफरेंट है। उम्मीद करता हूँ इस नोवेल का मेन आइडिया भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फिलॉसफी भी समझ में आई होगी, साथ ही साथ स्टोरी भी समझ में आई होगी। दोस्तों, ये अपसर्ड लिटरेचर का पार्ट है, तो थोड़ा मुश्किल है इन सब चीज़ों को समझना, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में जितना भी मैंने समझाया। एक छोटा सा प्रयास था। चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।